हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मर फर्स्ट। आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो ऑल एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डोंट मिस एनी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स आप सभी लोग मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज मेन टॉपिक पर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटेड एक्ट। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स, किसान क्रेडिट कार्ड और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो इसका पूर्ण नाम राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना है। शुरुआत 1979 से 80 के बीच हुआ। प्रायोजक इसके ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हमने पहले अगली वीडियो में आपको ICAR से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हमने बता दिया था। तो इस ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, अब इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि अनुसंधान को मजबूत करना और नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना था। लाभ, इसके लक्ष्य ये थे: कृषि उत्पादन बढ़ाना, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, जो हमारे टिकाऊ कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना, क्योंकि जो लंबे समय तक हमारी आजीविका बनी रहे। इसके क्षेत्र पूरे भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के सभी अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य यही रहा है कि कृषि उत्पादकता गुणवत्ता में सुधार करना, किसानों की समस्याओं का समाधान हेतु शोध करना, नई प्रौद्योगिकी विकसित करना। इसके प्रमुख घटक फसल सुधार, क्रॉप इम्प्रूवमेंट और नई किस्मों का विकास, जो हमारी नई वैरायटी हैं उनका डेवलपमेंट करना था। मृदा एवं जल प्रबंधन अनुसंधान, तो हमारे सॉयल और वाटर मैनेजमेंट जो हमारी रिसर्च है उनका इसके प्रमुख घटक हैं। कीट एवं रोग प्रबंधन, एंटोमोलॉजी, जो हमारे रोग प्रबंधन है उनका कम करना। कृषि यांत्रिकरण, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, टेक्निकल डेवलपमेंट। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एवं प्रशिक्षण करना था। कार्यप्रणाली अप्रोच, बहुविषयक एवं बहुस्थानिक अनुसंधान संगठनों, विश्वविद्यालयों, किसानों के साथ समन्वय स्थापित करना, शोध परिणामों का विस्तार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना, ये इसके कार्यप्रणाली रहे। महत्व इम्पोर्टेंट क्या है? यह परियोजना भारत में हरित क्रांति का एक प्रमुख सुधार आधार बनी। हरित क्रांति, अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक दो फादर कहलाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक इंडिया में कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो हमारे हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति ही एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें प्रमुख आधार बनी परियोजनाओं के। तो कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हुआ, नई किस्में, जो हमारी नई वैरायटी, उन्नत तकनीक, प्रबंधन प्रथाएं विकसित हुई हैं। उसके बाद टिकाऊ और जलवायु सहिष्णु कृषि को बढ़ावा मिला। ठीक, उदाहरण क्या? उच्च उपज, हाई क्वालिटी देने वाली किस्मों का विकास हुआ, वैरायटी का विकास हुआ। जैसे हमारा वीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम है, और धान का जो हमारा बॉटनिकल नेम है वो ओराइजा सटाइवा है, और मक्का का है जो GMH है। कीट एवं रोग प्रबंधन की प्रभावी तकनीक, मृदा स्वास्थ्य सुधार और जल प्रबंधन तकनीक, कृषि यांत्रिकरण और ICT का उपयोग करना, ये था नेशनल एग्रीकल्चर रूरल रिसर्च प्रोजेक्ट का पूरा इम्पोर्टेंट नोट्स। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार। तो बात अगले नेक्स्ट मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट। अब यह नए सिरे से लागू कर दिया गया है, जो हमारा मनरेगा को 1 जुलाई 2026 से नए सिरे से लागू कर दिया गया।
तो मनरेगा आपको पुराना वाला ही थोड़ा बहुत देखना है कि 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया, यह योजना 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। लागू क्षेत्र भारत सरकार के समस्त ग्रामीण क्षेत्र थे। इसके अंतर्गत संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसका संचालन वही करती थी। उद्देश्य इसका क्या था, इसमें जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जो गारंटी शुद्ध रोजगार प्रदान करना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना। मतलब यह गारंटी योजना जो 100 दिनों का था, और इसमें जो अब नई इसका नाम बदल कर वीबीजी राम जी कर दिया गया है। अब इसमें 125 दिन कर दिया गया, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो यह योजना किसके लिए था, यह ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को तैयार हों। ठीक, प्रमुख विशेषताएं यह थी इनकी: 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार, 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। उसके बाद समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी, और मजदूरी का भुगतान सीधा बैंक खाते या डाक खाते में सीधा जाता था। पारदर्शिता के लिए जॉब कार्ड या मास्टर रोल, महिलाओं की भागीदारी कम से कम 1/3 अनिवार्य था। वित्तीय प्रावधान, यह योजना व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था। मजदूरी सामग्री 60:40 में होती थी। 100% मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार, मतलब जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट था, यह उसी के द्वारा संचालन और उसके द्वारा मजदूरी भुगतान भी किया जाता था। उसके बाद योजना की कुछ कार्य प्रणालियाँ, कार्यों के प्रकार: जल संरक्षण जल संचयन कार्य, सूखा नियंत्रण एवं भूमि सुधार, वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्य, ग्रामीण संपर्क मार्ग, तालाब नाला निर्माण, बंजर भूमि विकास, पशु रोड चारागाह विकास आदि, इन सभी के कामों को किया जाता था। मनरेगा के लाभ क्या था, ग्रामीण को आय एवं अस्थायी स्रोत मिलता था, पलायन में कमी होती थी, जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलता था, ग्रामीण अवसंरचना का विकास होता था, सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता था। महत्व क्या था, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता, गरीब उन्मूलन में सहायक और टिकाऊ विकास लक्ष्य अन्य ऐसी गतिविधियाँ इसमें शामिल थीं। अब क्या हुआ कि मनरेगा को इसका नाम बदलकर विकसित भारत ग्रांटेड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया। ठीक है, अब यह केंद्र सरकार द्वारा पारित इसे नए अधिनियम देश भर में 1 जुलाई 2026 से लागू कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव के साथ योजना के कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए, जैसे रोजगार के दिन अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार मिलेगा। इसमें जो पुराने वाले में था 100 दिन का था, लेकिन अब जो नए सिरे से स्टार्ट हुआ उसमें 125 दिन कर दिया गया। योजना के नाम बदलने का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास भी रहा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सबसे पहले 2005 में नरेगा के रूप में किया गया था, नरेगा के रूप में 2005 में। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक, 2009 में 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर। फिर दिसंबर वर्ष 2025 में संसद द्वारा इसे पारित करके इसका नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबी रामजी, ठीक, रामजी कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, भुगतान, जो फंड का तरीका है, इसे किया जाए फंड का तरीका अब 14 से 15 या साप्ताहिक तौर पर किया जाएगा। जो फंड भुगतान किया जाएगा 14 से 15 या साप्ताहिक तौर पर किया जाएगा। फंडिंग का जो ढांचा था, पहले फंडिंग के ढांचे जो केंद्र सरकार खुद उठाती थी, लेकिन पहले जहां केंद्र सरकार अकुशल मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी, वहीं अब इसे केंद्र प्रायोजन योजना का रूप देकर लागत को केंद्रों या राज्यों के बीच 60:40 के रूप में बांट दिया गया। ठीक, जैसा हमने पहले भी उसमें था, 60:40 के अनुपात में बांट दिया गया। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए 90:10 का कर दिया गया। ठीक, 90:10 में साझा कर दिया गया। ठीक, तो ये था वीजी रामजी का पूरा स्ट्रक्चर जो मनरेगा को नए सिरे से लागू कर दिया गया। इसकी शुरुआत अब सबसे पहले यह 1 जुलाई 2026 को लागू हुआ। यह संसद में जो पारित हुआ तो
2025 दिसंबर वर्ष 2025 में संसद द्वारा से पारित करके इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है। और इसमें 100 दिन से जो हमारी रोजगार गारंटी का 100 दिन का रखा गया था, अब उसे 125 दिन कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। नोट्स आपके लिए है, तो आप इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आया। जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे किसानों की फसल हानि के जोखिम को कम करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको। उसके बाद इसकी शुरुआत 1999 या 2000 के बीच हुआ। खरीफ सीजन में इसकी शुरुआत हुई थी। लागू करने वाली संस्था जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC और अन्य कृषि कंपनी जो बीमा थी इसमें लागू की गई। इसका उद्देश्य यही था कि प्राकृतिक आपदाओं, जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कीट होती हैं, कीट रोग आदि से होने वाले जो हमारी फसल की क्षति व हानि होती है, पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कीट रोग होते हैं, उनसे हमारे किसानों की जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, तो उससे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना लागू किया गया था। उसके बाद क्या प्रमुख विशेषताएं, यह योजना अधिसूचित फसलों के लिए लागू होती है। फसल हानि का आकलन क्षेत्र आधारित एरिया बेसिस उत्पादन के आधार पर किया जाता है। किसान को प्रीमियम देना होता है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। सभी किसानों ऋणी के लिए स्वैच्छिक प्राकृतिक आपदाएं, कीटों एवं रोगों से होने वाले हानि। उसके बाद क्या था, कवर करती थी क्या कि क्या हुआ कि प्राकृतिक आपदाएं, कीटों एवं रोगों से होने वाले हानि को कवर किया जाता था। बीमा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाता था। ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, बीमित जोखिम रिस्क जो कवरेड थे, ये प्राकृतिक आपदाएं जो हमने पहले बताया, तो प्राकृतिक आपदाएं ओलावृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन, बिजली गिरना, मृदा कटाव आदि जैविक जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे जोखिमों से जो किसानों की हानि होती है फसल से, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद प्रमुख योजनाएं, किसानों को फसल हानि पर आर्थिक सुरक्षा मिलती है। किसान उत्पादन में स्थिरता आती है। किसानों जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश एवं ऋण प्रवाह बढ़ता है। किसानों की आय में स्थिरता एवं वृद्धि होती है। ठीक, प्रीमियम दरें, ये आपको याद रखना है कि खरीफ फसल बीमित राशि का अधिकतम 2% और रबी फसल बीमित राशि का अधिकतम 1.5%, वाणिज्यिक या वार्षिक फसल बीमित राशि का अधिकतम 5% है। महत्व इसका यही रहा कि कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण संसाधन, किसानों को आपदा से उभरने में सहायता मिलती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती प्रदान करता है और खाद्य सुरक्षा में राष्ट्रीय आय में योगदान मिलता है। तो ये भूमिका रही है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स की। तो आप सभी लोग नोट्स देख लीजिएगा एक बार। तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनाया है, छोटा नोट्स बनाया आप लोग को समझने के लिए। ठीक, तो उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, यह इसका प्रारंभ 1998 से 1999 में हुआ था। उद्देश्य इसका यही रहा कि किसानों को उनकी कृषि एवं संबंधित आवश्यकताओं के लिए आसान एवं समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। ठीक है। तो लागू क्षेत्र पूरे भारत में सभी किसान, लाभार्थी व्यक्ति, किसान संयुक्त देय JLG, उसके बाद स्व सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन आदि इसके लाभार्थी थे। और मुख्य विशेषताएं यही थी कि फसल उत्पादन, रख रखाव, कटाई, विपणन एवं उपभोग जरूरतों के लिए ऋण, 1 वर्ष के लिए ऋण सीमा निर्धारित की जाती थी। सरल प्रक्रिया, कम दस्तावेज में ऋण उपलब्ध कराना। ब्याज दर ये इंपॉर्टेंट है। ब्याज दर सामान्यतः 7% प्रति वर्ष। समय पर भुगतान करने पर 3% की छूट भी मिलती थी। रुपये डेबिट कार्ड की सुविधा होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ाव की सुविधा भी होती थी। इसमें याद रखना है। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पता प्रमाण, जमीन के दस्तावेज यदि लागू हों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज लागू किए गए थे। लाभ, समय पर ऋण उपलब्ध, कम ब्याज दर, फसल उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में भी वृद्धि होती थी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यह जो है सतत कृषि प्रबंधन को अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और किसानों की आय बढ़ाना था। ठीक ना। उसके बाद इसका प्रारंभ 2014-15 के बीच हुआ। 2014-15 में हुआ। ठीक। नोडल मंत्रालय कृषि एवं
किसान मंत्रालय जो हमारी मिनिस्ट्री होती है एग्रीकल्चर, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। उद्देश्य सतत कृषि प्रबंधन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना था। लागू क्षेत्र पूरे भारत में विशेष वर्षा आश्रित एवं कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में, जो लागू क्षेत्र थे पूरे भारत में जो विशेषकर वर्षा आश्रित एवं कम उत्पादकता वाले क्षेत्र में था लागू। अवधि 2014 से 15 से 2025 से 26 केंद्र प्रायोजित योजना थी। ठीक, प्रमुख घटक इसके था जलवायु लचीला कृषि, क्लाइमेट रिसिलेंट एग्रीकल्चर, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एकीकृत कृषि पद्धतियाँ, कृषि प्रसारण एवं क्षमता निर्माण, निगरानी मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण। प्रमुख गतिविधियाँ यही रहा कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जो हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड होती हैं, मैनेजमेंट होते हैं उसके, जल प्रबंधन, जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, जो हमारी जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ठीक है ना, उसका बढ़ावा देना। उसके बाद वानिकी एवं कृषि वानिकी, किसानों का प्रशिक्षण एवं जागरूकता, इसके लाभ और विशेषताएँ। यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में संचालित होती है। किसानों की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाता है और जलवायु अनुकूलन एवं संसाधन संरक्षण कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। लाभ मृदा जो हमारी सॉइल और वाटर और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। उसके बाद कृषि स्थिरता एवं उत्पादकता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन में प्रतिकूल प्रभाव में कमी, किसानों की आय एवं जीवन स्तर में भी सुधार होता है। ठीक, ये थी पूरे नोट्स किसान क्रेडिट कार्ड और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन किसान क्रेडिट कार्ड। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार। छोटा सा नोट्स हमने बनाया है, तो ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक भी है, तो हमने सोचा कि छोटा नोट्स छात्रों के बीच जाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने आगे बताया आप लोगों को, कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड किसी योजना का उद्देश्य क्या है, मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ठीक, ये आपको बताना है। तो क्योंकि आप सभी का परीक्षा 9 अगस्त से स्टार्ट है, कृषि प्रावैधिक सहायक AGTA के, तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने को ICR, ARS हो, SRF हो, नेट हो, AFO हो, एग्रीकल्चर AFO, AAO, कृषि पर्यवेक्षक, AIGT, IBPS, FO, FCI। उसके बाद राज्य कृषि की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस नोट्स को, छोटे फॉर्मेट में नोट्स हमने तैयार किया है, तो देख कर ज़रूर जाइएगा और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करते चलिए, क्योंकि 9 अगस्त को पेपर है। तो आई होप कि आप सभी लोग तैयारी में पूरी मेहनत और लगन से जुटे होंगे। थैंक यू फॉर ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में।